अचानक कलेक्टर संजय की गाड़ी चाय वाले की दुकान के सामने रुकी। यह देखकर चाय वाला घबरा गया। कलेक्टर संजय गाड़ी से नीचे उतरे और चाय वाले के पास आकर पूछा, सोहन दास जी कहाँ हैं? चाय वाला बोला, कौन सोहन दास साहब, मैं उसे नहीं जानता। कलेक्टर संजय बोले, अरे वही सोहन दास जो यहाँ तुमसे पहले चाय की दुकान लगाते थे। चाय वाला बोला, साहब वह तो 5 साल पहले ही यहाँ से अपने गांव चला गया, तब से मैं यहाँ चाय बेचता हूँ। कलेक्टर संजय के चेहरे पर अजीब से भाव भरे। गांव चले गए? क्या तुम बता सकते हो वह गांव क्यों चले गए? चाय वाला बोला, मुझे नहीं पता साहब, मैंने उनसे पूछा ही नहीं। मैं जब यहाँ आया था तब वह बीमार सा था, सूख काटा हो गया था। औने पौने दाम में मुझे अपनी दुकान बेचकर चला गया। यह सुनकर कलेक्टर संजय का दिल धक धक करने लगा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने बहुत देर तो नहीं कर दी। नहीं नहीं, इतना अच्छा आदमी इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता। सोचते हुए संजय वहीं एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। चाय वाला बोला, साहब चाय बना दूं? संजय ने खुद को कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया, आंखें बंद कर ली और बोला, 3 बना दे भाई। चाय वाला बोला, समझ गया कि अब अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के लिए भी चाय बनवा रहे हैं। कुर्सी पर सर की टेक लगाकर पसरी हुई संजय को याद आया कि आज से 10 साल पहले वह यहाँ इसी पट पर टपरी पर भूखा प्यासा आकर बैठा था। तब संजय दास अंकल ने उसे जाकर पूछा था, क्या हुआ बेटा, बहुत दुखी दिखाई देते हो, चाय बना दूं क्या? तब आंखों में आंसू भरकर बोला था, अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर सोहन दास बोला था, पैसे नहीं लूँगा, तुम भूखे भी दिख रहे हो, चाय बना देता हूँ, चाय के साथ बिस्किट खा लेना। चाय बिस्किट खाने के बाद भी वह वहीं पर बैठा था। तब सोहन दास ने पूछा था, घर से भाग कर? संजय ने हाँ में गर्दन हिलाई। सोहन दास ने समझाते हुए कहा था, बेटा घर लौट जा, माता पिता की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी डांट में भी प्यार छुपा रहता है। वह रोते हुए बोला, अंकल माता पिता नहीं है, वह बचपन में ही चल बसे थे। मामा मामी के पास रहता हूँ, मगर वहाँ पर भी कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है। वो मेरी पढ़ाई छुड़ाकर काम धंधे में लगाना चाहते हैं। उनके पास खूब पैसा है, फिर भी उन्हें कमाई चाहिए, जबकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसे भी है वह तुम्हारे अपने हैं, उन्हीं के पास लौट जा तू। 18 साल का बच्चा है, अकेले में तो वह दुनिया तुम्हें भिखारी बना देगी। तब वह सोहनदास के पैरों में गिरकर बोला था, अंकल प्लीज रहने के लिए घर दे दो, बाकी मैं कुछ काम धंधा करके पढ़ लूँगा, मुझे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। सोहनदास बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ रह लेना, मैं यहाँ शहर में एक कमरे के किराए के मकान में अकेला ही रहता हूँ। मेरे बीवी बच्चे दूर गांव में रहते हैं। संजय के लिए सोहनदास भगवान बन गया था। एक अनजान को रहने के लिए घर दे दिया। फिर वह 3 साल तक उसके साथ कमरे में रहा था। आसपास के बच्चों को ट्यूशन करवाकर थोड़े बहुत पैसे जरूर कमाता था, मगर वह उसकी पढ़ाई और लिखाई के लिए पर्याप्त नहीं होते थे। फिर भी सोहनदास ने उसे अपने साथ रखा, उसकी ग्रेजुएशन पूरी करवाई। ग्रेजुएशन के बाद वह आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया था। दिल्ली भी उसे सोहनदास ने ही भेजा था, ताकि वह अपने सपने को पूरा कर सके। सोहनदास ने उसे अपने एक जानकार का एड्रेस देकर कहा था कि वह व्यक्ति तुम्हें कोई पार्ट टाइम काम दिला देगा, फिर तुम काम करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखना। फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे चिट्ठी लिखना, पैसे चाहिए तो बता देना। याद रखना, अब तुम्हें बड़ा आदमी बनकर ही लौटना है। फिर 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने बहुत ही अच्छी रैंक के साथ आईएएस क्लियर कर लिया था। इस कारण उसे होम केसरी मिल गया था। जिंदगी का बड़ा सपना पूरा करने के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिए थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर सोहनदास ने उसे अपने
सोहनदास में ने पिता की झलक दिखती थी। उसे कुछ महीने ट्रेनिंग में गुजर गए थे। उसके बाद मनचाही जगह पोस्टिंग के चक्कर में कुछ महीने और गुजर गए थे। साहब, चाय वाले की आवाज़ से संजय की तंद्रा भंग हुई। उसने चाय का कप लिया और उसे पीने लगा। आसपास की दुकान वाले पहली बार एक कलेक्टर को किसी चाय की थड़ी पर चाय पीते हुए देख रहे थे। चाय पीने के बाद संजय ने सरकारी गाड़ी को वापस भेज दिया और दूसरी किराए की गाड़ी लेकर अकेला ही सोहनदास के गांव की तरफ निकल पड़ा। गाड़ी की सीट पर आगे बंद करके बैठे हुए संजय को वह दिन याद आ रहा था जब वह 7 साल पहले वह दिल्ली के लिए निकल रहा था। उसने महसूस किया था कि उस दिन सोहनदास उदास था। वह उसे बस में बैठाने आया था। रास्ते में उसे बोला था, तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना संजय बेटा, तू जानता है मेरे कोई बेटा नहीं है। समझ लेना, तू ही मेरा बेटा है और घर में तेरी माँ भी है। वह तेरे बारे में सब कुछ जानती है। तुझे देखने के लिए तेरी राह देखती है। तेरी 2 बहनें भी हैं, रेखा और गीता। गीता अब 15 साल की हो गई है और रेखा 13 साल की हो गई है। दोनों तुम्हें राखी बांधने के लिए तुम्हारा इंतजार करती हैं। एक तू ही है जो मेरे साथ गांव नहीं जाता, वरना सब तेरा इंतजार करते हैं। जवाब में वह इतना ही बोला था, अंकल मैं वादा करता हूँ मैं कामयाब होकर ही लौटूंगा। उसी दिन माँ से मिलूंगा और बहनों से भी राखी बंधवाऊंगा। उन्हें बोलना, मैं एक दिन जरूर लौटूंगा। इतना कहकर वह ट्रेन में बैठ गया था। जब ट्रेन चलने लगी तब सोहनदास खिड़की के सहारे दौड़ते हुए आया और बोला था, बेटा तेरे बैग में टिफिन डाल दिया है, भूख लगे तो खाना खा लेना। याद रख करते हुए संजय की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह उसकी इतनी फिक्र करते थे और मैं ही उन्हें एक चिट्ठी भी नहीं लिख पाया। कितना स्वार्थी हो गया था। मैं बड़ा आदमी बनने के लिए अंधा हो गया था। वह सोहनदास के घर कभी नहीं आया था, मगर गांव का नाम अच्छी तरह से जानता था। गांव पहुंचने के बाद वह लोगों से पूछता हुआ सोहनदास के घर जा पहुंचा। उसने देखा घर में 2 पुराने कमरे थे। पशुओं के लिए एक 3 सेट बना हुआ था। वह गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर चला गया। शाम का समय था। सोहनदास की पत्नी गाय का दूध निकाल रही थी। उसकी बड़ी बेटी बर्तन साफ कर रही थी। दूसरी बेटी आंगन में खटिया पर बैठकर सब्जी काट रही थी। उसे गाड़ी से उतरकर अंदर आते देखा तो दोनों लड़कियां अपना काम छोड़कर खड़ी होकर उसकी तरफ देखने लगी। वह चुपचाप आंगन में डाली खाट पर बैठ गया। फिर बोला, सोहनदास अंकल कहाँ हैं? गीता बोली, पापा को गुजरे हुए तो 4 साल से ऊपर हो गए। इतना सुनते ही संजय को बड़ा झटका लगा। उसके दिल में दर्द का एक गोला सा उठा। गला भर आया, मुंह से आवाज नहीं निकली। जिसका डर था वही हुआ था। उसके बड़े आदमी बनने पर सबसे ज्यादा खुश होने वाला आदमी अब इस दुनिया में नहीं था। सोहनदास की छोटी बेटी रेखा भागकर कमरे में गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक फोटो थी जिसमें संजय और सोहनदास खड़े थे। वह कभी फोटो को देखती, कभी संजय को देखती, फिर जोर से चिल्लाई, संजय भैया। गीता भी उसके हाथ से फोटो छीनकर देखने लगी। फिर भी वह भी चिल्लाई, माँ देखो संजय भैया आ गए। संजय ने खुद के लिए भैया नाम सुना तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया, जैसे बहनों से कह रहा हो, आ जाओ बहनों, गले से लग जाओ। वह उनके लिए एक अनजान सच था, मगर रिश्ता भाई का था, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता। वह दुनिया में अकेला था और बहनें भाई की कमी से पागल हुई थी, इसलिए दौड़कर दोनों एक साथ भाई के गले जा लगी। माँ भी दूध निकालना बीच में छोड़कर उनकी तरफ लपक कर आई। करीब करीब आई तो वह माँ के पैरों में झुक गया।
माँ ने बहती आंखों से उसे उठाकर आंचल आंचल से लगा लिया। फिर बोली, अरे आने में बहुत देर कर दी रे बबुआ। गीता के पापा तुम्हें बहुत याद करते थे, अंतिम समय तक तुम्हें याद करते रहे। वह तड़पते हुए बोला, उन्हें क्या हुआ था माँ? माँ बोली, 5 साल पहले जब शहर से लौटकर आए थे तब पता नहीं उन्हें क्या बीमारी लग गई थी। सूख कर हड्डियों का ढांचा लग रहे थे। खाया पिया पचता ही नहीं था। 1 साल तक जगह जगह से दवा ली मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन हमें छोड़कर चले गए। माँ आगे बोली, उनके जाने के बाद बहुत मुश्किल आ पड़ी। गीता के दोनों चाचा मेरे पीछे पड़े हैं, कह रहे हैं कि घर और खेत उनके नाम कर दो वरना बेटियों की शादी नहीं होने देंगे। पिछले 10 दिनों से तो उन लोगों ने नाक में दम कर रखा है बेटा, और रोज रोज धमकी देते हैं कि बेटियों की शादी के बाद जो तो यह जमीन वैसे भी उनकी हो जाएगी। संजय बोला, मैं आ गया हूँ माँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। वह भरे गले से बोली, आने में बहुत देर कर दी रे बबुआ। वह भी रोते हुए बोला, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में फंस गया था माँ। वह उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बड़ा आदमी बना कि नहीं? वह बोला, हाँ बन गया हूँ माँ ने जिज्ञासा बस पूछा, कितना बड़ा? थानेदार जितना बड़ा? क्या हुआ? फिर बोली, तहसीलदार जितना बड़ा, उससे भी बड़ा। वह मुस्कुराते हुए बोला, उससे भी बड़ा, कलेक्टर बन गया हूँ माँ। गीता बोली, हाँ भैया, जिले के सबसे बड़े अफसर बन गए हैं। माँ बोली, अच्छा तब तुम लोग रुको, मैं अभी आती हूँ। कहते हुए घर की दीवार के पास गई और अपनी दरानियों के घरों में जाते हुए तेज आवाज में बोली, सुनो सुप्रिया और रंजना, अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा बेटा आ गया, तुम्हारा रिश्तेदार थानेदार है ना, मेरा बेटा कलेक्टर है। अब मेरी जमीन की तरफ जरा भी बुरी नजर डाली तो क्या कर दूंगी। देवरानियां तो वैसे भी दीवार के पास खड़ी होकर सब सुन रही थी। जब गीता की माँ ने कहा तो डर गई। संजय को अब तक तो सैलरी मिली थी, वह सारी कमाई माँ के चरणों में रख दी। उसके बाद वह चला गया, मगर वह हर संडे अपने घर आता था। उसने वह सारे फर्ज निभाए जो एक बेटा निभाता है। बहनों की धूमधाम से शादी की, फिर माँ को अपने साथ ले गया। अब माँ बेटे के साथ रहते हुए उसके लिए सुंदर सी लड़की ढूंढ रही। इस तरह से कलेक्टर साहब को अपनी माँ मिल गई, बहन मिल गई और उनके परिवार मिल गया और एक माँ को बेटा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, हम कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।